मेरी आवाज आ रही है गाइस? Am I audible? Am I audible? मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है? Yes, sir. चलिए Yes, क्लास sir. जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आलमीन शेख जी, बैशाखी मंडल मैम, आसिफ जमाल जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट वीआरएफ पेपर 1 डिस्कस करने समझने, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो गाइस हमने लास्ट क्लास में हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया और आज के भी क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। बट स्टार्टिंग में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट को समझ करके बताना है कि कौन सा सही गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स मोस्ट ऑफ द लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स आर रिमूव्ड इन द स्क्रीन चैम्बर। यानी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं ना, वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है? ऐसा वाटर जो वेस्ट है, जो जिसका कोई यूज नहीं है। तो कई बार अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को भी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो पीने लायक हो जाए, पोर्टेबल पीने योग्य पानी हो जाए। सो मोस्ट ऑफ द लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल आर रिमूव्ड। तो क्या जब हम इस तरह से जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर, क्या उसको हम लोग जब टेक्नोलॉजी के थ्रू सही करते हैं तो उसमें जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल है जो पानी के ऊपर तैर रहे, क्या उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं? क्या ऐसा होता है? और दूसरा है कि कोलोइडल एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर आर रिमूव्ड इन द ग्रिड चैम्बर। यानी जो भी हमारे कोलोइडल और ऑर्गेनिक कंटेंट है, मतलब कि वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज मिक्स है, जो भी गंदगी वगैरह है, तो क्या उसके लिए हम लोग ग्रिड चैम्बर का यूज करते हैं? ऐसा है। विच वन इज करेक्ट? बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए? Option C. Which one is correct? Sir, option C will be the correct answer. C is the answer ना? यानी Yes, sir. Option C. कि जो पहला स्टेटमेंट है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये तो ठीक है। पर जो दूसरा हमारा है कि कोलोइडल एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंटेंट आर रिमूव्ड इन द ग्रिड चैम्बर, ये गलत होगा। इसका आंसर बताइए, इसको मैच करिए, इससे कौन सा मैच होगा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, कल ही पढ़ाया भी था मैंने। ऑप्शन बी। सर पहले का दूसरा है, ए का बी फिर है, ए का दूसरा माध्यमिक नेशनल शिक्षा नॉलेज मुदालियर कमीशन का आयोग। सैम पित्रोदा मैंने बताया। यस सर। सेकेंडरी एजुकेशन का कमीशन का मुदालियर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी तारलों का मुदालियर, DS जो पटोरी। 1952 में आया था। Option B is correct. क्या होना चाहिए आंसर? व्हिच वन इज द आंसर? Option B. बी। ऑप्शन बी बी इज फॉर बॉम्बे। B. B for Bombay. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हम किसको कहते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, जो 1948 में आया था। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हम किसको कहते हैं? मुदालियर आयोग को। सिर्फ एजुकेशन का शिक्षा आयोग किसको कहते हैं? तो DS कोठारी का जो आया था उसको। और नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से 2009, ये सैम पित्रोदा कमेटी भी कहा जाता है ना इसको। एसर्शन रीजन है यहाँ पे। एसर्शन क्या कह रहा है? द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? ट्रांजेक्शनल प्रोसेस, मतलब गिव एंड टेक। जैसे क्लासरूम में क्या है कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ और आप भी मुझे फीडबैक दे रहे हो, तो क्या क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है? दूसरा है, रीजन दे रहा है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। यानी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन जिस लेवल का पूछ रहा है, इसका मतलब कि आपका लर्निंग उतना अच्छा हो रहा है। क्या ऐसा है कि स्टूडेंट मान लीजिए क्लास में अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो टीचिंग है वो भी अच्छा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा आ रहा है। तो
Which one is correct? कौन सा सही होना चाहिए? फर्स्ट इज Sir, राइट एंड option सेकंड B इज is रॉन्ग. the correct answer. C. Both are true. C होगा ना? No, sir, D. D. B. D होगा sir. क्योंकि पहला कह रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है और दूसरा है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग. तो डी क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा? Sir, option C is correct. Both are correct. उल्टा जा रहा है. C क्वालिटी होगा. ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग. ये तो सही, दोनों वैसे तो सही है, बोथ आर करेक्ट. एक्सप्लेनेशन की भी बात करें तो दोनों क्लासरूम टीचिंग के बारे में ही बात है. एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेस हो रहा है सर. हाँ, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस सही है ना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो रीजन भी सही है. सी होगा इसका, सी होगा आंसर. यस सर. चैटिंग ऑन व्हाट्सएप इज एन एग्जांपल ऑफ. किसका एग्जांपल है? एसिंक्रोनस फ्रेंडली कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. Sir, synchronous communication. Option D. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है गाइस? लाइव कम्युनिकेशन. जैसे अभी ये जो क्लास चल रहा है ये क्या है? A is ये the जो क्लास अभी correct. चल रहा है ये क्या है? सिंक्रोनस. जबकि YouTube पे जो वीडियोस हैं, जो 5 साल पहले के वीडियो अभी भी देख रहे हो आप, वो एसिंक्रोनस है. आपका मेल, किसी को मेल करते हो, क्या है? एसिंक्रोनस. जिसका मतलब कि जहां पे आप लाइवली प्रेजेंट नहीं हो. मान लीजिए कि मैंने आपको मेल किया, उसका रिप्लाई आप एक महीने बाद भी दे सकते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि अभी का मैसेज का रिप्लाई अभी ही आप दोगे, ऐसा तो नहीं है. तो दैट इज एसिंक्रोनस, जहाँ पे लाइव कम्युनिकेशन नहीं होता. आपने कोई मैसेज दिया, उसका आंसर जब मन करेगा तब आएगा. या कोई यूट्यूब का वीडियो अभी मैंने डाला, आप 4 महीना बाद, 6 महीने बाद भी देख सकते हो. बट जो अभी का जो क्लासरूम है, ये क्या है? लाइव क्लास है. ये बिल्कुल रियल टाइम में चल रहा है. 10:15 पे जो लोग क्लास में हैं वही लोग इसका लाभ ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर. तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस, जहाँ पे रियल टाइम लर्निंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है. तो व्हाट्सएप पे चैटिंग क्या है? एक तरह का सिंक्रोनस है. क्योंकि जब व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो दोनों साइड से सवाल जवाब चलता रहता है ना. आप कुछ बोलते हो सामने, तो वो रियल टाइम है. तो सिंक्रोनस. Sir, option D is correct, na? नहीं, डी होगा, डी फॉर दिल्ली. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? किसी एक समय पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. जैसे आपने किसी को फोन किया, सामने वाला भी फोन पे है, आप भी फोन पे हो, आप दोनों बात कर रहे हो. सिंक्रोनस है ना, क्योंकि रियल टाइम में बात कर रहे हो. एक होता है कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया, अब आप 10 दिन बाद सुनोगे, 15 दिन बाद रिप्लाई करोगे, दैट इज एसिंक्रोनस. बट जो रियल टाइम में चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है वो क्या होती है? रियल टाइम में. मैंने कुछ मैसेज भेजा, तुरंत आप रिप्लाई करोगे, फिर मैं, फिर आप, फिर मैं, ये चलता रहेगा रियल टाइम. तो सिंक्रोनस. सिंक्रोनस. सर सिंक्रोनर में क्या ये भी जरूरी है कि लाइव ही हो क्या? वैसे भी नॉर्मली हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं. वो भी वही लाइव ही होता है ना. लाइव मतलब रियल टाइम. अब व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, लेकिन एक दूसरे से मतलब क्विक रिएक्शन है ना, क्विक फीडबैक आ रहा है. मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, विद इन अ सेकंड आपने रिवर्ट कर दिया, तो यही तो रियल टाइम. लाइव भी एक तरह का एग्जांपल है. लाइव जैसे ये क्लास है, ये लाइव है, ये भी एक सिंक्रोनस हो गया. मतलब मिला जुला के जहाँ पे फीडबैक क्विक है, जहाँ पे जो फीडबैक है वो क्या है? क्विक है, कि आपने पूछा और मैंने तुरंत बताया. क्योंकि मैं, आप भी यहाँ प्रेजेंट हो, मैं भी प्रेजेंट हूँ, तो लिसनर और रिसीवर दोनों यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? सिंक्रोनस. जहाँ पे लिसनर और रिसीवर एक साथ प्रेजेंट नहीं है. मान लो कि मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बना के मैंने अपलोड कर दिया, अब आप उसको 6 महीने बाद भी देखोगे तो भी देख सकते हो. तो दैट इज एसिंक्रोनस, जहाँ पे जो रिसीवर है और जो लिसनर है वो एक साथ प्रेजेंट नहीं है. मैंने वीडियो आज बनाया, देखोगे आप 3 महीने बाद, तो एक साथ तो नहीं ना. मैंने कब बनाया, आपने देखा. तो दैट इज एसिंक्रोनस. नेक्स्ट है गाइस, इन कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चरल बैरियर्स रेफर्स टू. क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन है क्रॉस. पीपल. सब लोगों को बताना है गाइस, जितने लोग क्लास में है सभी पार्टिसिपेट करिए. Option भले B. ही Sir, गलत हो option आंसर, लेकिन सभी बताइए. गलत सही से मतलब नहीं है, बताना सभी को. ऑल नीड टू आंसर. perceptions of people. क्या होना चाहिए Option आपको?
Perception of people. Option B, sir. ऑप्शन बी। कम्युनिकेशन में क्रॉस कल्चरल बैरियर जनरल बी। कैसे बी क्यों होगा गाइस, क्या रीजन है? बी का रीजन क्या है? परसेप्शन ऑफ पीपल। क्रॉस कल्चरल का मतलब समझते हैं गाइस, जहाँ पे दो अलग अलग कल्चर इंटरमिक्स कर रहे हैं ना। मान लो कि मैं कहीं से हूँ, आप कहीं से हो, दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, दोनों अलग अलग कल्चर से हैं, फिर भी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर का मतलब यही हो गया ना। क्रॉस कल्चर का मतलब कि मैं किसी और कल्चर का, आप किसी, फिर भी हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज क्रॉस कल्चरल बैरियर। तो संप्रेषण में पार सांस्कृतिक अवरोध किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? जनरल ह्यूमन वैल्यूज, परसेप्शन ऑफ पीपल, फिजिकल एंटिटीज, सिंसियरिटी ऑफ स्पीकर, किस चीज से संबंधित है क्रॉस कल्चरल बैरियर? सब डी। परसेप्शन यानी B होगा। लोगों के अवबोध। इट मींस लोगों का समझ, सभी का समझ अलग होता है ना, एक जैसा समझ नहीं है। कोई कुछ समझ रहा है, कोई मतलब एक ही स्टेटमेंट का अलग अलग मीनिंग अलग अलग लोग निकाल सकते हैं। किसी स्टेटमेंट का मतलब मेरे लिए जो है जरूरी नहीं है कि वही आपके लिए भी हो सकता है, आप कुछ और मीनिंग निकाल लो, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो परसेप्शन ऑफ पीपल, तो क्रॉस कल्चरल बैरियर का मतलब हो गया लोगों का, मतलब परसेप्शन मतलब एक सोच, एक थॉट प्रोसेस सभी का डिफरेंट है, तो हो सकता है ये आंसर। सर इसमें तो रीडर रिस्पॉन्स या रीअप्लाई हो सकता है। हो सकता है। The communication between two or more persons who are subordinates working under the same person is an example of। मान लीजिए कि दो से ज्यादा लोगों के बीच बातचीत हो रहा है और सभी लोग सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्किंग अंडर द सेम पर्सन। मान लीजिए कि मेरे अंडर आप सब लोग काम कर रहे हो, तो मैं मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि दो या दो से ज्यादा लोग हैं, आपस में सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं किसी एक पर्सन के अंडर में, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? डायगोनल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, लैटरल। Sir, D not होगा। क्या होना Answer चाहिए? तो सर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, सर ऑप्शन सबऑर्डिनेट्स। हाँ, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य, तो एक सर ऊपर है ऑप्शन बाकी सारा सी इज नीचे, करेक्ट। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन, लेटरल लग रहा है सर। lateral लैटरल तो communication, ये sir. होता है, Lateral. लैटरल तो हो गया सभी सेम लेवल पे है ना। सर लैटरल दोनों में तो सभी सेम लेवल पे है। बी होते हैं सर आंसर, दोनों एग्जैक्ट सेम है आंसर। lateral. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होते हैं। लैटरल में तो सब लोग सेम लेवल पे हो जाएंगे ना, एट द सेम लेवल, सभी का समान स्तर है। डाउनवर्ड ही होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति ऊपर है, उसके नीचे सब लोग काम कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सर आई थिंक सबऑर्डिनेट्स होगा सर, सब सबऑर्डिनेट्स बात कर रहे हैं सर, बिकॉज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर हाँ, पीपल सही हु आर बोला, सबऑर्डिनेट, तो लेटरल होगा सर। सही सेम बोला। पर्सन के अंदर है बट सबऑर्डिनेट है, तो आई थिंक लेटरल हाँ, होगा। बट जो बातचीत हो रही है, ठीक कह रहे हैं आप, भले ही एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य करे, लेकिन जो बातचीत हो रहा है ना, वो सभी सबऑर्डिनेट्स के बीच हो रहा है, यानी समान स्तर, सभी लोग सेम लेवल के लोग हैं ना। मान लीजिए कि कंपनी लेटरल का कोई एमडी है, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी के नीचे जितने लोग हैं सब लोग एक साथ, सब लोग एक लेवल के हैं, तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ठीक बोला, लेटरल ही होगा। सेम लेवल पे हो रही है ना बात, तो लेटरल लेवल। इसका आंसर बताइएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट आर, जब हम रिसर्च करते हैं तो वहां पे हमें कई बार मेजरमेंट करना पड़ता है, तो इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो गुड मेजरमेंट यानी अच्छे मापन की विशेषता है? जब आप किसी चीज को मेजर करते हो तो वो अच्छे मापन की विशेषता क्या हो सकती है? कि वो बहुत विश्वसनीय हो, सटीक हो, ऑब्जेक्टिव हो, क्या हो, बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए सी एंड डी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी। क्या होना चाहिए? अच्छा मेजरमेंट का क्या गुण होगा? कि वो रिलायबल तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, क्या क्या होगा, क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी। बस
सारे ही आंसर इसमें ठीक लग रहे हैं, रिलायबल, एक्यूरेसी, फिर भी एक तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा हमें, प्रैक्टिकबिलिटी। बी ऑप्शन Richard, ये लग रहा है सर। होगा, वैलिडिटी नहीं होगा, और डी सी तीनों में है, ए में नहीं है, तो आई थिंक ए। ए होगा सर। रिलायबल भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। वैलिडिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ये मेजरमेंट के पार्ट नहीं आएंगे सर। अच्छा, मेजरमेंट में वैलिडिटी कैसे आएगी? ए बी सी लग रहा है ए। Sir, I think A, C, D. next. ACD बी तो होगा नहीं, एक्यूरेसी तो होगा नहीं, ए सी डी बी ही तो होना होगा नहीं। चाहिए सर। सर आई थिंक ऑप्शन ए ए इज करेक्ट। ए होना चाहिए, ए बी सी। क्योंकि एक्यूरेसी तो रिलायबिलिटी, होगा वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसका जो आंसर है गाइस वो है बी ए, होना बी चाहिए। एंड सी। ए बी सी ए होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एनटीए ने दिया है, दैट इज ए बी सी, यानी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी। ए इज द करेक्ट आंसर। यस सर। यानी आपका जो गुड मेजरमेंट है वो एक तो विश्वसनीय होना चाहिए, उसके अलावा वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी वैसे ठीक है, बट मेजरमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वैलिड, प्रैक्टिकबिलिटी, Yes. ये बात की बातें हैं। ठीक है। फिशिंग क्या है? फिशिंग तो सब लोग जानते हैं, आजकल बहुत प्रासंगिक है ये वर्ड, रेलिवेंट है ना फिशिंग। फिशिंग क्या है? साइबर क्राइम से रिलेटेड है ना, साइबर क्राइम। क्या होता है फिशिंग इन चार में से? सर ऑप्शन नंबर सी इज नंबर सी सर। रीडायरेक्ट द यूजर टू अ C फेक होगा। वेबसाइट। यस सर। हाँ, फेक वेबसाइट यही होता तो है। ठीक लग रहा है, क्योंकि फिशिंग आपको क्या करता है, कुछ ऐसा मेल वगैरह कुछ ऐसा भेजता है जिससे आपकी क्लिक करते ही आप किसी फेक वेबसाइट पे जाते हो और फिर आप फंस जाते हो, है ना। तो काफी नुकसान भी होता है। फिशिंग मतलब एक तरह से इट इज रिलेटेड टू फ्रॉडरी, जो डिजिटल फ्रॉडरी आजकल हो रहा है ना, ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहा है, दैट इज फिशिंग। ओके, एक और क्वेश्चन बताइए गाइस, लास्ट। व्हेन अ टीचर फिशिंग प्रेजेंट का द अर्थ मोस्ट, हाँ, फिशिंग का अर्थ होता है डाटा चोरी करना। तो वही है ना, फेक वेबसाइट पे जाके वो तो क्या करेगा, वही करेगा। किसी गलत वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहां किसी को क्लिक करने से तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा ना, सिस्टम हैक हो जाएगा, तो सारा डेटा आपका चोरी हो जाएगा। When a teacher presents the most general ideas of the discipline first, सनी कुमार पांडे आप माइक को म्यूट करिए ना, लगातार अनम्यूट क्यों है आपका फोन? When a teacher presents the most general ideas of the discipline first, followed by a gradual increase in detail and specificity, it is known as। मान लीजिए कोई टीचर है, वो प्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है? मोस्ट जनरल आइडियाज ऑफ द डिसिप्लिन फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिटेल एंड स्पेसिफिसिटी, इट इज नोन एज। यानी कि कोई जब टीचर है वो किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार की विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है। मतलब कि पहले मैंने सिंपल बातें बताई, आसान, और आसान बता करके धीरे धीरे मैंने क्या किया, डिटेल में जाना स्टार्ट किया, यानी कॉम्प्लेक्स, जटिल की तरफ, आसान से जटिल। तो इस तरह की लर्निंग को हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज, क्या होगा? डी होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव थिंकिंग, क्या होना चाहिए? Progressive. डी डी होगा। Sir, D is option right D, answer. progressive differentiation. इंडक्टिव होगा या प्रोग्रेसिव, क्या बता रहे? Sir, option D. प्रोग्रेसिव होगा। बी होना चाहिए ना। डी होगा वैसे। इंडक्टिव का मतलब यही होता है ना गाइस कि पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? आगमनात्मक का क्या? डी विशिष्ट से सामान्य, पर्टिकुलर नॉलेज से जनरल नॉलेज की तरफ।
यानी कोई छोटा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, उससे धीरे धीरे बड़ा करते करते पूरे उसके सारी बातों को जान गए। तो दैट इज पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल, पहले छोटा इंफॉर्मेशन, उसके बाद धीरे धीरे करते करते उसके डेप्थ में चले गए, तो दैट इज इंडक्टिव। तो वही है ना, यहाँ पे आप पहले आसान बातें फिर धीरे धीरे अपने लेवल को, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। इंडक्टिव में ही ऐसा होता है, एक रिसर्च भी है बट ना, सर इंडक्टिव क्वेश्चन, रिसर्च, डिडक्टिव हेलो रिसर्च। सर, हेलो सर, सर बट सर क्वेश्चन में तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लिखा है ना। बट स्पेसिफिक इंक्रीज इन डिटेल ऐसा लिख रहा है ना, बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिटेल, मतलब धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर, सामान्य विचारों से। तो जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? आपका जो पॉइंट है वो इसे लॉजिकल है, क्योंकि डिडक्टिव, ये डिडक्टिव में होता है ना, जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो मतलब स्पेसिफिसिटी के साथ डिटेल भी मेंशन कर रहे हैं, कि किसी के डिटेल में जाना, यानी उसके विस्तार, धीरे धीरे विस्तार और विस्तार की विशिष्टता हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो विस्तार का मतलब डिटेल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डेप्थ हो गया। तो क्या होगा आंसर, बताइए क्या होना चाहिए? तो देखता हूँ क्या बताया इसका आंसर। सर प्रोग्रेसिव मेथड होगा। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोग्रेसिव कर रहा है सर, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेयर सिस्टम बिकम कॉम्प्लेक्स ओवर। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे आप अपने आप को स्पेशलाइज्ड करते हो, कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम, मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल फॉर्म्स, हो सकता है ये आंसर। ये वैसे बायोलॉजिकल टर्म है, बट टीचिंग में भी अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब आप जब उसमें पीएचडी करने जाते हो, तो पीएचडी में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसी के किसी एक टॉपिक को क्या करते हो, स्पेशलाइजेशन, यानी डिटेल और उसके बिल्कुल पर्टिकुलरिटीज पे जाते हो, स्पेसिफिसिटी। सो दैट इज प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, कि आपने पहले किसी टर्म को जाना, उसका एक इंट्रोडक्शन जाना, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उस टर्म के बिल्कुल डेप्थ में जाने लगे आप, उसके स्पेसिफिसिटी में। तो इसको हम लोग प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइस अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कल के क्लास में मैंने आपको कई सारे सिफारिशें, जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में बताया था। आज की क्लास में भी मैं आपको कई सारी बातें बताऊंगा जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया, जो आधुनिक काल के समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था है, पद्धति है, पैटर्न है, सिस्टम है, उसको लेकर के हमने बात किया था। अब हमें कुछ और डिस्कस करना है। जो आज का टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी उच्च शिक्षा के संस्थान। मतलब किस तरह के इंस्टीट्यूशन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे। एक बात तो मैंने कल आपको बता दिया था कि शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची में शामिल है। जैसे भारत का संविधान आप देखेंगे तो भारत के संविधान में 3 तरह का लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कुछ कर सकता है, जैसे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कई सारे टैक्स हैं जो केंद्र सरकार का विषय है, वो डिसाइड करेगा। डिफेंस वगैरह, डिफेंस भी केंद्र सरकार का विषय है, आर्मी। ऐसे ही कुछ विषय स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, व्हीकल, स्टेट टैक्स। कई कुछ विषय कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है गाइस, कि कुछ ऐसा विषय जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के ही फैसला ले सकता है, कोई अकेला फैसला नहीं लेगा। तो एजुकेशन क्या है गाइस, कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसका मतलब कि एजुकेशन में जो भी चेंजेस, जो भी पॉलिसी, जो भी रिकमेंडेशन आता है ना, वो स्टेट और सेंट्रल के एग्रीमेंट के बाद ही लागू हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा गाइस कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो आपके यहाँ पे कोई चीज एजुकेशन में इम्पोज कर देगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, और अभी 26, अब 26 हम लोग मिड आ चुके हैं,
अभी भी कई सारे राज्य में लागू होना बाकी है, अभी भी कहाँ हो पाया है, पूरे भारत में नहीं हो पाया, 2800 राज्य में होना अभी बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है। उसका कारण यही है, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, तो सभी की सहमति, सारे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री उनका अपना, तो ये चीज है। इसके साथ ही साथ गाइस, अगर हम लोग हायर एजुकेशन के दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव से बात करें, तो प्राइवेटाइजेशन जो आज आप देख रहे हैं एजुकेशन में, प्राइवेटाइजेशन वो 1980 से ही धीरे धीरे आने लगा था। जैसे स्कूल लेवल पे तो प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले आ गया, इसलिए आप देखते हो स्कूल में गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह के बड़े बड़े स्कूल्स हैं। बट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का ट्रेंड पिछले 20-22 साल में आया है, खास करके सन 2000 के बाद। जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज सब बड़े बड़े, एमईटी, गलगोटिया, ये सब 1995-2000 इसके बाद ही बना है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई हायर एजुकेशन में भी हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, कुछ बेहतरीन करना है। तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को वेलकम किया कि भाई उच्च शिक्षा का भी निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको उनको इनवाइट किया गया कि आप अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को सेटअप आप करिए, जैसे इंडस्ट्री बनाते हैं वैसे ही। तो आप देख सकते हो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कॉलेजेस बन गए ना। इसके साथ ही गाइस, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इसके अलावा अब्दुल कलाम आजाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन व्यक्तियों के प्रयास से भारत में कई, जैसे आज आप आईआईटी देख रहे हो, कई सारे आईआईटीज हो गए ना, आईआईटी, इसके अलावा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएससी जो बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सब उसी टाइम पे खुला जब भारत आजाद हुआ। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं ना, फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने एजुकेशन में जो मतलब बनाया, एक मतलब रोड मैप जो बनाया, वही आज धीरे धीरे बन रहा है। जैसे आईआईटी उस टाइम इन्होंने बनाया, अब तो हम लोग उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। एम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अब उसकी संख्या बढ़ रही है। आईएम इन्होंने बनाया, उसकी संख्या बढ़ रही है, पहले 5 था 50 हो गया, ऐसा। तो एक बहुत अच्छा रोड मैप उन्होंने एजुकेशन के मामले में दिया, एजुकेशन के मामले में। आगे चल करके भारत में कई राज्यों में यूनिवर्सिटीज बना, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईटीआई हो या निफ्ट हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही संस्था में हर तरह का पढ़ाई तो नहीं है, हर अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरह की पढ़ाई है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के देश में जो हम कह सकते हैं कि एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो लाइट में आए, एग्जिस्टेंस में आए, और भारत के उच्च संस्थानों को स्वायत्तता प्राप्त है। भारत के ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो डे 1 से क्या है, ऑटोनॉमस हैं। अब तो खैर एनईपी में सारे ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस करने की बात है, बट कुछ ऐसे कॉलेजेस और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत पहले से ही ऑटोनॉमस है, जो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन की क्वालिटी है, सारी चीजें तो बहुत पहले से ही ऑटोनॉमस है, ठीक है। और यूजीसी को भी बनाया गया 1953 में, यूजीसी अस्तित्व में आया ताकि वो फंड वगैरह दे सके, एक गवर्निंग बॉडी के नाते काम कर सके। राज्य सरकार भी अपना बजट देती है। नैक आया, यू ऑल नो नैक, नेशनल अक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, तो नैक की भी स्थापना हुई। नैक भी क्या करता है, कॉलेज को ग्रेडिंग देता है, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को क्या करता है, ग्रेडिंग। ए प्लस से लेकर के सी तक की ग्रेडिंग होती है, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, ऐसे करके ग्रेडिंग होती है। यानी कि कॉलेज का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मतलब पूरा रिव्यू होता है, कमेटी आती है 3-3 साल में, 3 साल या 5 साल में एक बार विजिट आता है, नैक का विजिट, और वो पूरा कॉलेज को रिव्यू करके और आपको ग्रेड देती है, ए प्लस, मतलब जैसा आपका संस्था है, आपका बिल्डिंग, लाइब्रेरी, स्टूडेंट का प्लेसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कॉलेजेस में टीचर स्टूडेंट का रेशियो, हर चीज को, वाईफाई फैसिलिटी, कंप्यूटर फैसिलिटी, सभी चीजों को देखने के बाद वो रैंकिंग कर मतलब ग्रेड देता है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नैक। इसके अलावा गाइस, भारत में कितने तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 2-3 तरह का ही मालूम है, लेकिन भारत में 10 से ज्यादा तरह के, मोर देन 10 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसको भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या होता है। यूनिवर्सिटी का मतलब है गाइस एक ऐसा जगह जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक साथ आते हैं और दोनों के म्यूचुअल कोऑपरेशन से एजुकेशन का आदान प्रदान होता है, नॉलेज का क्या होता है, शेयरिंग होता है। यानी कि एक जगह पे टीचर भी मिले, स्टूडेंट मिले, और दोनों मिलके क्या करते हैं, नॉलेज को एनहेंस करते हैं। टीचर को जो आता है वो स्टूडेंट को बताते हैं, स्टूडेंट भी अपना रिएक्शन देता है, और दोनों के सहयोग से जो है यूनिवर्सिटी चलता है। इसके साथ ही साथ गाइस टाइम टू टाइम आपका
एग्जाम होता है, टाइम टू टाइम आपको डिग्री मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये सब काम विश्वविद्यालय करता है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होता है, कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का है। तो जो केंद्र सरकार का है वो केंद्रीय अधिनियम के तहत चलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम कानून है उसको फॉलो करता है। जो राज्य विश्वविद्यालय है वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को मानता है, ये अंतर है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे जो सबसे बड़ा पद होता है वो किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का। जैसे भारत में मान लीजिए कि आज के टाइम पे करीब 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो वहां के सबसे बड़े पद किसके पास, कौन होता है सबसे बड़ा अधिकारी? राष्ट्रपति। वही आते हैं ना कॉन्वोकेशन वगैरह में डिग्री देने, जिसको हम लोग कहते हैं विजिटर। और स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा पद क्या होता है? चांसलर का। तो चांसलर कौन होता है? किसी राज्य का गवर्नर। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है वही आपके यूनिवर्सिटी का क्या होगा? चांसलर होगा। तो आपके यहाँ पे जब भी कॉन्वोकेशन वगैरह होता है तो वहां पे गवर्नर को बुलाया जाता है ताकि वो अवार्ड्स वगैरह या डिग्री वगैरह प्रदान करें। यही कारण होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा पद है। इसके साथ ही गाइस यूनिवर्सिटीज के अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे पास कुलपति, उप कुलपति, प्रबंध समिति, कोर्ट सभा समिति, रजिस्ट्रार, उनके असिस्टेंट ऐसे होते हैं। मतलब ये लोग मैनेजरियल बॉडी है जो कि पूरे यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। इसमें सबसे पहले तो चांसलर, उसके नीचे वाइस चांसलर जो सबसे बड़ा पद है, वर्किंग कमेटी उन्हीं से चलता है, वाइस चांसलर। उसके अलावा उसके नीचे मैनेजिंग कमेटी होती है, इसको सीनेट आप कहते हो। सीनेट में कई सारे प्रोफेसर को सदस्य बनाया जाता है ताकि वो कोई अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करें। तो पूरा एक सीनेट होता है, कई सारे लोग उसके सदस्य होते हैं, 10-15 लोग। इसके अलावा कोर्ट के अपना कोर्ट हाउस भी होता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में कोई लफड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई, तो वो अपना कोर्ट हाउस है, वहाँ पे वो डिसाइड होता है सॉल्यूशन उसका। रजिस्ट्रार होते हैं, आपको पता है कि जितना वित्त संबंधित काम है, पैसे से रिलेटेड, फेलोशिप, सैलरी, जो भी मतलब पैसे से संबंधित जो काम है सब रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार के नीचे कई सारे क्लर्क होते हैं। तो ये गाइस 25-30 लोगों का टीम होता है जो मिल करके यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। 25 या उससे ज्यादा 50 लोग भी हो सकते हैं, डिपेंड की कितना बड़ा कॉलेज, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बट ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, पावर के हिसाब से बहुत पावर होता है इनके पास। ठीक है, इसके बाद गाइस हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत तरह का, जैसा कि मैंने आपको बोला कि भारत में 10 या उससे ज्यादा प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सबसे पहला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप सब लोग जानते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, जिसका प्रशासन और वित्त किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। यानी जो भी पैसा बजट चाहिए होता है वो कौन देता है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी भारत में जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईआईटी हो या एनआईटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें जो पैसा आता है, जो फंड आता है, वो कौन देगा? डायरेक्ट भारत सरकार, दिल्ली से आएगा, है ना। और देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, यानी राष्ट्रपति का मतलब क्या है गाइस? भारत का पहला इंसान, पहला व्यक्ति, फर्स्ट मैन ऑफ और वुमन ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति डायरेक्ट देखते हैं। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इंटरवीन कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो सबसे बड़ा पद है, वही सारे यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और उन्हीं के पास ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या बना सकते हैं? वाइस चांसलर। तो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इन विश्वविद्यालय की सीनेट अथवा कोर्ट द्वारा बनाए गए नियम केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद लागू होती है ना। तो सीनेट जैसा कि मैंने आप बोला कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी यूनिवर्सिटी में ही जो 10-12 बड़े सिंसियर लोग हैं, शिक्षक, प्रोफेसर, उन लोगों को मेंबर बना के और एक कमेटी बनाई जाती है जो कि पूरे यूनिवर्सिटी में कोई भी मतलब प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ तो उसको देखते हैं वो लोग। तो सीनेट ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी तो खैर बढ़ गया, 56 हो गया, पहले 54 था। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हम सबसे पुराना कह सकते हैं, है ना, जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है भारत का सबसे पुराना केंद्रीय, सेंट्रल यही है, क्योंकि 1887 में ही बन गया था। इसके पहले भारत का कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना, यही सबसे पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और अगर पुराने में बात करें तो चौथा सबसे पुराना है, क्योंकि इससे पहले 3 बन गया है ना, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। तो चौथा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी ऐसा कह सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय तो हो गया, पहले तो नहीं था, अब हो गया, बस गोवा में नहीं है। गोवा अभी भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहाँ पे बस एक ही यूनिवर्सिटी है, गोवा यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं। उसके अलावा वहाँ कोई प्राइवेट भी मुझे लगता नहीं है शायद गोवा में।
स्टेट यूनिवर्सिटी दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, स्टेट। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है भारत में, मुझे लगता है अभी 400 से ज्यादा हो गया, पूरे भारत में 400 से ज्यादा राज्य विश्वविद्यालय है, क्योंकि राज्य भी तो बहुत है ना, 28 राज्य है। अब एक एक राज्य में 15, 20, 25, 30 ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज बन गए, तो बहुत संख्या है स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो राज्य विश्वविद्यालय जो है ना, वो एक तो गवर्नमेंट होता है, पब्लिक होता है, राज्य सरकार के अधीन आता है, तो राज्य सरकार उसको चलाती है। और विधानसभा अधिनियम, यानी किसी भी राज्य में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा कहते हो, जो विधायक आप चुन के भेजते हो, तो विधानसभा, तो विधानसभा में जो नियम पारित होता है, बनता है, उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो चलता है। हालांकि इसका भी जो अनुदान है, जो पैसा है, वो कहाँ से आता है, यूजीसी से, यानी राज्य सरकार कोई फंड देगी ऐसा नहीं है, यूजीसी पैसा तो यूजीसी ही देती है। जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो एक सेंट्रल बॉडी है, पैसा तो वहीं से आता है, अनुदान वगैरह, ठीक है। और भारत में अगर पुराने में बात करें तो सबसे पुराने स्टेट यूनिवर्सिटी कौन कौन है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो वुड डिस्पैच एक्ट के तहत बना था ना 1857 में, तो ये अभी ये तो खैर 418 2020 का आंकड़ा है, बट अभी मुझे लगता है कि भारत में कम से कम होगा तो 450 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया बनता है ना, तो इसलिए संख्या बढ़ती रहती है, संख्या बढ़ती रहती है। भारत में सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी, सर कल मैंने चेक किया था यूजीसी नेट, मतलब यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है एंड 497 जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज है। 497। बताइए 400 500 हो गया, इतना बढ़ गया। तो 500 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 57 सेंट्रल स्टेट, मतलब 500 स्टेट हो गए। वही है, संख्या बढ़ती रहती है ना। तो इतना मान लीजिएगा इसकी स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, 500 मान लीजिए आप, इतना हो गया 500, और सेंट्रल कितनी है 57, ठीक है। तो यस नंबर्स सर, बढ़ते रहते हैं। 57। जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ है गाइस, यूपी में, क्योंकि यूपी में आबादी भी सबसे ज्यादा है ना। भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन है, यूपी, इसलिए सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भी वहीं पे स्टेट। आई थिंक टोटल 29 पहले था, अब तो बढ़कर के 35-40 हो गया होगा। उसके बाद नंबर 2 पे गुजरात आता है, गुजरात में भी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। और फिर कर्नाटका और बंगाल, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, गुजरात में। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा गोवा, जैसा मैंने बोला गाइस, कि गोवा में बस एक ही यूनिवर्सिटी है, डेट इज गोवा यूनिवर्सिटी। तो ये तो दो तरह के हैं जो हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल, स्टेट, ये दो चीज तो। बट गाइस अब तीसरा क्या आता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा अनोखा है, नया है, डीम्ड, जिसको हम लोग किसी भाषा में माना हुआ विश्वविद्यालय या समकक्ष यूनिवर्सिटी यानी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये यूजीसी की धारा 3 के तहत चलता है, यानी जो यूजीसी है उसका अपना जो बाईलॉज है, उसका आर्टिकल 3 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये चलता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का खासियत ये होता है गाइस कि ये एक ही छतरी के नीचे होता है। मतलब मान लीजिए कि एक कैंपस है और उसी कैंपस में सारे डिपार्टमेंट होंगे, एक बात। दूसरी बात की ये ऑटोनॉमस भी होता है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, वो क्या बन जाता है, ऑटोनॉमस, यानी कि वो अपना सिलेबस, अपना एग्जाम, अपना डिग्री सब खुद से करता है। उसको सिलेबस के लिए यूजीसी से नहीं पूछना पड़ेगा, वो अपना सिलेबस खुद से बनाता है, अपना एग्जाम का टाइम भी खुद डिसाइड करता है, डिग्रियां भी खुद बांटता है, मतलब रिक्रूटमेंट भी खुद करता है, सारी चीजें खुद से करने लगे, ऑटोनॉमस। तो ये एक फायदा है। अभी भारत में मुझे लगता है करीब 126 है, या उससे ज्यादा ही हो गया होगा, इसकी भी संख्या बढ़ी है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। और भारत का जो सबसे पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला था, IISc बेंगलोर, जो NIRF के रैंकिंग में हमेशा नंबर 1 रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो NIRF की रैंकिंग होती है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो NIRF की रैंकिंग होती है पूरे भारत के कॉलेजेस, उसमें हमेशा नंबर 1 पे यही रहता है पिछले 5-10 साल से, IISc बेंगलोर। तो बहुत नाम है इसका, रेप्यूटेशन है। तो ये भारत का सबसे पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी बना था 1958 में, ठीक है। तो तीसरा तो ये हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी। आप देखिए ना भारत में कितने सारे डीम्ड हो गए, अब तो कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जिसको डीम्ड का दर्जा प्राप्त है, जैसे SRM यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, अब तो कई सारे हो गए जिसको डीम्ड का दर्जा है, मतलब ऑटोनॉमस हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग कराता है जो कराना है उसको, ठीक है। इसके बाद गाइस चौथा क्या है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। एफिलिएटिंग का मतलब क्या है गाइस, समकक्ष विश्वविद्यालय। समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि अपने अपने क्षेत्र के महाविद्यालय,
एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ऐसा होता है ना जो अपने एरिया के कॉलेजेस को क्या करता है, एफिलिएशन देता है और उस पर अपना एक नियंत्रण बना के रखता है। जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक लखनऊ में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सभी उसी से मान्यता प्राप्त हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस मतलब मैं तकनीक की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल। ऐसे ही बिहार में है एक आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो मैक्सिमम उसी से मान्यता प्राप्त है। तो इसका मतलब गाइस कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं ना जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वो उसका काम क्या है, मान्यता देना। वो अपने आसपास के जो भी कॉलेजेस हैं उसको क्या करेगा, बस मान्यता देगा, उस पर नियंत्रण बना के रखेगा, समय समय पे परीक्षा लेगा और डिग्रीज वगैरह का देने का काम करेगा। तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी भारत में है, खास करके टेक्निकल में ज्यादा होता है। टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में, इसमें ज्यादा है। इसके बाद गाइस एक आता है हमारे पास यूनाइटरी यूनिवर्सिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एकात्मक विश्वविद्यालय। यूनाइटरी का मतलब क्या है, जिसके अंतर्गत अपने कॉलेज होते हैं। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसके अपने अपने अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं और ये किसी अन्य कॉलेज को अपने से एफिलिएट नहीं करता। इनके पास अपना टीचर्स की भी नियुक्ति करने का पावर है, प्रमोशन करने का पावर है, जैसे BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम अंदर ही है डिपार्टमेंट्स, जब मन करे जिसको प्रमोशन करना है, मतलब पूरी स्वतंत्रता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पूरी स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमिटी होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गाइज, क्योंकि ये यूनाइटरी है तो एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्था भी होती है कि एक मान लीजिए बहुत बड़ा कैंपस है और उसी कैंपस के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU में भी ऐसा ही है ऑलमोस्ट, AMU अलीगढ़ मुस्लिम उसमें भी ऐसा है, जामिया मिलिया लखनऊ इस्लामिया। यूनिवर्सिटी भी है, हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बाहर नहीं है, कैंपस में ही है सब। यस सर। लखनऊ के यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बाहर हैं या सारा एक ही कैंपस में है, मुझे सर एक इसका आइडिया नहीं। कैंपस है, एक कैंपस मेन है, कुछ उससे रिलेटेड छोटे छोटे मतलब तो लखनऊ के विश्वविद्यालय है। बाहर के कॉलेजेस को भी वो एफिलिएट करता है या बस लखनऊ के ही कॉलेजेस को एफिलिएट करते हैं? नहीं, मेन तो लखनऊ है इंस्टीट्यूशन, इसके बाद उसके इर्द गिर्द में जैसे छोटे छोटे हैं संस्थाएं हैं उसकी। हाँ तो करता है ना। तो यूनाइटरी का मतलब थोड़ा अलग, यूनाइटरी में BHU आ गया, JNU आ गया, जामिया, जो एक ही छतरी के नीचे सारी व्यवस्था है, एक ही छत के नीचे ना। तो हालांकि वो भी इलाहाबाद में ऑटोनॉमस सर, है, लखनऊ भी सर ऑटोनॉमस है। इलाहाबाद में देखा जाता है, इलाहाबाद में आपने बताया कि यूनाइटरी ईस्ट मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनाइटरी यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंडर भी तो कई आते हैं, जैसे ईश्वर शरण हो गया और एक दो तीन कॉलेज हो गए। शहर में है कॉलेजेस, सिटी में, और कुछ कुछ कॉलेजेस को उसने मान्यता दिया हुआ है, बट उसके पास भी जैसे यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमिटी है उसके पास, इसलिए यूनाइटरी है। तो समय के साथ मान लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी ने अपने आप को एक्सपेंड किया और भी आसपास के कॉलेजेस को मान्यता दे दी, है ना। बट पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर की व्यवस्था, मतलब वहाँ पे भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी सारे डिपार्टमेंट, बाकी कुछ शहर के भी कॉलेजेस हैं, तो यूनाइटरी होगी। यूपी इसके में टोटल 84 यूनिवर्सिटीज हैं एंड हाँ, यूपी में टोटल 84 यूनिवर्सिटीज हैं एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया अक्रॉस 126। 126। अब बताइए, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, इतने सारे यूनिवर्सिटी में बस आपको एक जगह जॉब चाहिए। अगर देखा जाए तो कितनी अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन में, मतलब इतने इतने कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, अगर अपॉर्चुनिटी कितनी क्रिएट हो सकती है ना हायर एजुकेशन में। एक एक कॉलेज में कितनी कितनी वैकेंसी होनी चाहिए, मतलब होती है एक एक डिपार्टमेंट में। तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, करीब 1300-1400 कॉलेजेस होगा, यूनिवर्सिटी होगा, कॉलेज तो खैर 50,000 से ज़्यादा ही। तो ये हो गया। उसके अलावा गाइस ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय। ओपन आप सब लोग जानते हो गाइस, जैसे इग्नू है, सेंट्रल लेवल पे तो इग्नू है, बाकी स्टेट लेवल पे तो कई सारे ओपन आजकल कॉलेज, कई सारे यूनिवर्सिटी अपना ओपन सेंटर चलाते हैं।
तो ओपन यूनिवर्सिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ दूरस्थ शिक्षा को प्रमोट किया जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, इसका जो पॉलिसी होता है बिल्कुल ओपन होता है, ओपन फॉर ऑल। मतलब इसमें कोई ऐसा एंट्रेंस या कोई ऐसा कि भाई आपका 90% आएगा तभी एडमिशन होगा, ऐसा नहीं। बस आप पास हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ओपन फॉर ऑल है। किसी भी एज ग्रुप में हो, 50, 55, 60, 65, 90, किसी भी एज ग्रुप के हैं, बस आपको पढ़ने का मन है तो आप एडमिशन पा सकते हो इग्नू में। ठीक है, तो इसमें अभी हर तरह के प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं, ग्रेजुएशन, पीजी लेवल के, अब तो पीएचडी भी है। ओपन यूनिवर्सिटी में पीएचडी वगैरह भी होने लग गया, तो वो भी मिल जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं गाइस? ओपन यूनिवर्सिटी का बेनिफिट क्या हो रहा है कि जिसका मान लो उम्र निकल गया, ज़्यादा एज हो गया, तो वो लोग को फ़ायदा काफ़ी हो जाता है इसमें। घर से बैठे आप पढ़ लेते हो, सारा आपको बुक मटेरियल, कंटेंट वगैरह मिल जाता है, तो काफ़ी बेनिफिट है ना। और इसमें कोई फॉर्मल अप्रोच भी नहीं होता, फीस भी कम होती है। तो इसलिए गाइस ये क्या कर रहा है कि देश की साक्षरता दर को बढ़ाने में मदद करता है। अब तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी से भी इंटीग्रेट हो चुका है। जो इग्नू है उसमें कई सारे मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ वगैरह भी आ गए। यूट्यूब पे भी चैनल है, ज्ञानकोश, ज्ञानाग्रह, कई सारे। तो यूट्यूब पे भी कंटेंट इग्नू अवेलेबल करा देता है। और भारत में अभी करीब 14 से ज़्यादा ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। इसके बाद गाइज एक आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है गाइज? जो कि प्राइवेट सेक्टर, जो किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी एक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है ना। तो भारत में कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज अब ओपन हो चुके हैं जो या तो किसी व्यक्ति विशेष का है या तो कोई कोई संस्था है, एनजीओ है, वो चला रहा है ना। बड़े बड़े भारत में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। या फिर भारत में ऐसे कई सारे एनजीओ हैं, संस्था है सामाजिक, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो कि रिलीजन बेस पे आप देखिएगा तो सिख है, तो सिख कम्युनिटी के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे खालसा यूनिवर्सिटी, या पंजाब की तरफ कई सारे हैं। मुस्लिम्स हैं तो उन्होंने अपने कई सारे यूनिवर्सिटीज़ खोल रखे हैं। जैन है तो जैन ने जैन तीर्थंकर, महावीरा यूनिवर्सिटी, कई सारे। तो ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, या तो किसी एक व्यक्ति विशेष, जैसे मैं इंडस्ट्री, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैंने भैया एक यूनिवर्सिटी खोल दी, या फिर कोई सामाजिक संस्था है तो उसने खोल दिया। तो ऐसा भी चलता है काफ़ी। हालांकि ये भी जो नियम कानून होता है वो यूजीसी का ही मानता है। तो यूजीसी जो है वो गाइस फादर बॉडी है, तो उसके नियम को, उसके मानक को मानना पड़ता है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यूजीसी के अंतर्गत ही आता है और सारे बाइलॉज को मान करके ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी भारत में चलती है। भारत का जो सबसे पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन था? सिक्किम मणिपाल, जो 1990s में आया था। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भारत का सबसे पुराना प्राइवेट यूनिवर्सिटी यही है। अभी अगर हम बात करें गाइस तो भारत में आप मान के चलिए कि 400, 450 के आसपास मुझे लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगा, या उससे ज़्यादा ही होगा, 500 भी होगा, काफ़ी नया नया बन गया। सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद गाइस एक आता है हमारे पास मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा का मतलब क्या है? जैसे आजकल एक नया टर्म आ गया ना, मेटा। ये जमाना भी किस चीज़ का है? मेटा का ही है। तो मेटा का मतलब क्या होता है गाइस? जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट जहाँ पे करते हैं। और मेटा का मतलब ये है गाइस, जहाँ पे आप एक ही छतरी के नीचे कई सारे कोर्सेज पढ़ सकते हो। जैसे कि एक साथ आपने दो दो सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया। या मान लो कि आप मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, वो भी आप साथ साथ पढ़ सकते हो। मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। तो मेटा यूनिवर्सिटी कई सारे विषयों को एक साथ आप पढ़ सकते हो अपने ग्रेजुएट ऑनर्स में, मास्टर्स में। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटीज जितने हैं वो सभी मेटा हैं। मेटा मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, आईआईटी वगैरह में इंग्लिश में भी पीएचडी होने लग रहा है, साइकोलॉजी में पीएचडी हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस में। तो इसका मतलब क्या है कि वो टेक्नोलॉजी का संस्था है, लेकिन वहाँ ह्यूमैनिटीज वाले भी जाके रिसर्च कर रहे हैं। अब कोई ह्यूमैनिटीज का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। तो इस तरह से मेटा का मतलब जहाँ एक ही छत के नीचे हर तरह का कोर्स है, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो, नॉन टेक्निकल हो, मेडिकल हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, हर तरह के सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हो। तो मेटा यूनिवर्सिटी, तो अभी ये भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ही है, धीरे धीरे पूरे भारत में आ जाएगा मेटा। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक और यूनिवर्सिटी आता है जिसको हम फेक यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो पहले तो ये पता कर पाना कठिन होता था, लेकिन अब इंटरनेट का जमाना है, तो भारत सरकार हर साल क्या करती है, फेक यूनिवर्सिटी का भी लिस्ट जारी करती है। क्योंकि आपको पता है आजकल फ्रॉडरी बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बस अपना वेबसाइट बना लिया है
और बच्चों को कहती है जी ऑनलाइन डिग्री करा देंगे, और कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं चलो भाई घर बैठे हो जाएगा पीएचडी, एमबीबीए, बीए, तो क्या करते हैं घर बैठे ही पैसा लाखों रुपए पे करके सोचते हैं घर बैठे पढ़ लेंगे डिग्री आ जाएगा। तो शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फंस रहे हैं, और ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज भारत में चल रही है जो बस वेबसाइट पे है, उसका कोई जमीन या कोई सरकार से मान्यता नहीं है। पर सबको तो ये बात नहीं पता होती ना, जब आप पढ़ लीजिएगा, पास हो जाएंगे, डिग्री आ जाएगी, बाद में पता लगेगा ये तो फेक है, नकली है। तो आजकल ये बहुत हो गया भारत में, इसलिए सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने हर साल फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी होती है, ताकि आप इस चीज को लेकर के अवेयर हो जाएं कि ये जो यूनिवर्सिटी है फेक है, आप वहाँ एडमिशन मत लीजिए। तो ये भी एक नया शुरू हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन शहरों में तो सबसे ज्यादा, मतलब राज्यों में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी आता है। दिल्ली में क्योंकि राजधानी है ना, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है, जिसका यूजीसी से कोई मान्यता नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, वो कोई मानक नहीं मान रहा, बस उसने अपना वेबसाइट बना लिया और एडमिशन ले रहा है, फीस ले रहा है, बच्चों को डिग्री भी दे रहा है। जब आप नौकरी के लिए जाओगे तब पकड़े जाओगे, तब फिर पता लगेगा अरे ये तो यूनिवर्सिटी फेक था। वैसे तो पता ही नहीं लगेगा ना, आपको सब कुछ हाथों हाथ में लिया पता, समय पर पता लगता तो ये फिर। तो इतने तरह के यूनिवर्सिटीज गाइस भारत में हैं, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, मेटा, एफिलिएटिंग, यूनाइटरी, ओपन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो टोटल करीब करीब 10 प्रकार के हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है भारत में रन करता है। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सभी की अपनी खासियत है, अपने स्पेशलिटीज है, उस अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। किसी के पास ऑटोनॉमिटी है, किसी के पास नहीं है, तो उस हिसाब से सब लोग काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर ये क्या कहते हैं, आपने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट लेकिन सर देखा गया है कि 2 यूनिवर्सिटी उसके पहले और हैं। एक है जो है पंजाब यूनिवर्सिटी है और एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ये रियल तो ना? सेंट्रल लिस्ट लिखा गया था वहाँ पे, फोर्थ और लिस्ट है। तो 3 तो सर ने बताया कि जो ये क्या कहते हैं, जो वुड डिस्पैच आया था उसके तहत आए थे, जैसे कोलकाता हुआ, मद्रास हुआ, मुंबई हुआ, 1857 में वो आया तीनों था ये स्टेट तीनों। है, वो तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहला है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और वो तीनों तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है ना। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है? नहीं, सेंट्रल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका तो फाउंडेशन ईयर 1875 है सर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन वो केंद्रीय है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय है एएमयू, तो केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत चलता है। अलीगढ़ मुस्लिम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद भी सेंट्रल है। वो जो तो टोटल आपने 57 बताया ना, 57 में ही ये सब आता है। इलाहाबाद, अलीगढ़, डीयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, ये सारे सेंट्रल में ही आते हैं। तो सर ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट लेवल पहले स्थान पे है, इस चीज में मतलब पुराना, सबसे पुराना पहला है नहीं, बीएचयू तो 1918 में ही बना है, डीयू 1922 में बन गया, ये सबसे पुराना कैसे हो जाएगा? ये तो आप कब अलीगढ़ बनवाए? मुस्लिम सर 1875 में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में? यस सर। पता नहीं, तो बहुत। यस सर, सर सैयद अहमद खान। फिर कह सकते हैं कि सबसे पुराना फिर सेंट्रल वही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम। अगर अलीगढ़ मुस्लिम, क्योंकि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम is a prominent central university established in India, established in 1920 by an act of parliament, evolving from the 1875 मोहम्मद है, मतलब बना है लेकिन उसको मान्यता 1920 के बाद मिला है ना, इसलिए बना तो खैर 1875 में भी है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाते उसको बनाया था, लेकिन उसको जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ना वो 1920 में हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम को जो मान्यता मिली है।
सर आई में मतलब यूनिवर्सिटी एक्ट अधिनियम जो था उसके अधीन जब मान्यता मिली उस अकॉर्डिंग से इसको लिया जा उस गया अकॉर्डिंग होगा होगा, ना। हाँ। जब ओके जिसको मान्यता मिली ना उस अकॉर्डिंग होगा। सर आपने अभी जिक्र किया मेटा यूनिवर्सिटी का, तो मेटा यूनिवर्सिटी में आपने बताया कि एक साथ साथ मतलब दो दो डिग्री अभी चल सकती है एक ही यूनिवर्सिटी में रह करके। तो ये पूछना चाह रहे हैं सर, क्या जैसे मान लीजिए कोई ऑनर्स कर रहा है सेम उसी के साथ वो इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर रहा है तो उसको दोनों सर्टिफिकेट देंगे कि दो एक में डिग्री नहीं होता है उसमें, ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है लेकिन उसको म्यूजिक पढ़ना है, उसको लिटरेचर पढ़ना है तो पढ़ सकता है। दो डिग्री तो खैर अब आ ही गया, एक ओपन एक रेगुलर ऐसा करके, तो अब यूजीसी ने दे दिया कर सकते हैं अब। पहले नहीं था, अब हो गया ऐसा कि एक साथ आप ओपन को एक रेगुलर ऐसा कॉम्बिनेशन में कर सकते। मेटा का मतलब है गाइस कि मान लीजिए कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, बट आपको मैथ्स अच्छा लगता है। अब हिंदी का विद्यार्थी तो मैथ्स पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो एज अ सब्जेक्ट आपको मैथ्स मिल जाएगा। अगर कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है लेकिन उसको लगता है कि नहीं मुझे म्यूजिक पढ़ना है, मुझे लिटरेचर पढ़ना है, तो उसको एज ए सब्जेक्ट वहां मिल सकता है, वो क्रेडिट कोर्स में आ जाएगा। तो ये होता है मेटा, कि आप जिस सब्जेक्ट में हो वहां पे आपको डाइवर्सिफाइड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड मेटा। एक साथ दो डिग्री करना एक जगह पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ आप इंग्लिश ऑनर्स भी कर रहे हो और केमिस्ट्री ऑनर्स, कैसे हो पाएगा। लेकिन हालांकि अब यूजीसी ने उसको दे दिया है, तो एक अगर आप रेगुलर और एक ओपन ऐसा करके कर सकते हैं। कुछ कुछ कोर्स एक साथ दो शायद दे दिया है ना, वो यस एनईपी के अकॉर्डिंग सर लेकिन मिले। जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका जो डिग्री मिलता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट वैल्यू होता है या उससे कम वैल्यू होता है ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री? वैल्यू सबका बराबर है। ओपन यूनिवर्सिटी तो बल्कि गवर्नमेंट है, तो उसकी वैल्यू भी वैसी ही है। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे ओपन आप जाइए चाहे प्राइवेट जाइए, तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी एक माइंडसेट की बात होती है कि भाई आप ओपन से हैं, आप प्राइवेट से हैं, तो वो एक यहाँ पे होता है कि हाँ भाई ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, ये ओपन से पढ़ के आया है, तो ये यहाँ पे होता है। बाकी आपका नॉलेज जो है ना, दैट क्रिएट अ डिफरेंस। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कि सर वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो पेन पेपर पे तो वैल्यू सबका सेम है क्योंकि सारे यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं, जब आप इंटरव्यू या इस तरह से सोशल एरेना में आते हैं, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादा प्रीफरेंस उसको है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट से भी है तो कोई बड़ा नाम होना चाहिए, जैसे एमईटी गलगो इस तरह कोई बड़ा नाम है, तो उसको तो उस हिसाब से प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन वो एक माइंडसेट की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई ओपन से है या कोई प्राइवेट से, क्योंकि सारे यूजीसी के मान्यता के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना। तो उस तरह से कह पाना ये नहीं, सभी का एक जैसा मान है। एमआईटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हाँ, एमईटी तो प्राइवेट है। फेडरल यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी आएंगी? हाँ, फेडरल यूनिवर्सिटी 57 है भारत में टोटल अभी। आज सीटेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। इसका सीटेट विच एग्जाम? सीटेट सीटेट सीटेट। जी। बट इसमें जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा है। हाँ, बीएड के बाद ही तो सीटेट देते हैं ना, बिना बीएड के थोड़ी ना देते हैं सीटेट। बट सर उसमें ये भी ऑप्शन है कि पेरिंग में सर डाल सकते हैं, हाँ, सर आप पेरिंग में डाल सकते हैं। अब पेयरिंग में सीटेट हाँ डाल सकते हैं शायद, क्योंकि जैसे नेट आप दे देते हो ना, एमए में हो नेट हाँ देते हो, तो सीटेट भी फर्स्ट ईयर के बाद ऐसा दे सकते हैं। अपीयरिंग तो देते हैं लोग, दे सकते हैं सीटेट, अपीयरिंग दे सकते हैं। ये ऐसा सर बोला था देखिए कि अगर फर्स्ट डे भी आप बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट डे भी अगर आप कॉलेज चले जाते हैं तो उसके भी आप पर आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, जो बीएड में इनरोल्ड हैं वो दे सकते हैं। एक सेमेस्टर हो गया है तो देते हैं लोग, तो क्वालिफाई भी हो जाते हैं, देते हैं। सर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं?
ओपन से बीएड का शायद अभी तक तो मैंने ऐसा सुना नहीं कि ओपन से बीएड शुरू शायद हुआ नहीं है। लॉ बीएड कुछ कुछ कोर्सेस ओपन में अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे लॉ नहीं है, लॉ आप नहीं कर सकते ओपन से। ऐसे ही बीएड भी शायद तो नहीं है, इग्नू वगैरह में बीएड शायद अभी तक तो नहीं है, बट अब हो जाएगा शुरू, अभी तक तो नहीं, बट अब होने वाला है। अब तो 1 साल वाला बीएड कब हो रहा है, कुछ है इसका आइडिया? 1 साल का हो रहा है ना बीएड तो, यानी कि ये सर 2027 से 2027 तो यूपी में 26 से कोई कह रहा था, 2027 अब 27 के कैसे हो गया? 26 से हो रहा है ना ये तो। नहीं यूपी सर, में ये एक बार वाला निकला था जो 2027। एंट्री है 31 मई को, ये तो 2 ईयर वाला ही है। ये तो 2 ईयर का है, लेकिन अभी 1 साल वाला इस साल आएगा या अगले साल आएगा? नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर अगले आएगा। साल 2027। क्यों अगले साल क्यों आएगा? क्योंकि वो लागू तो 26 से ही होना है, 26 से ही तो बोला है। वो तो ठीक है, पर लेकिन उसमें अभी कुछ अच्छा, जो अंडर प्रोसेस है। जी, कुछ चीजें ये अपना इनकम्प्लीट कंप्लीट यूपी में है ऐसा ना कि कुछ यूनिवर्सिटियां अभी सेमेस्टर वाइज नहीं चल रही हैं, तो उनको 3 ईयर का प्लान बना के इसके बाद इनका जो है 1 ईयर का प्लान बीएड कर दे रहे हैं, तो बीए बीएड साथ में करेंगे इस तरीके से। सब लोग 1 साल वाला बीएड सब लोग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 1 साल 2 साल जो भी है, खास करके जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को तो बीएड करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है ना कहीं ना कहीं से। एंट्री उसमें एडमिशन कर ले। Sir, which is the residential university of India? First, क्या? sir, which is the first residential university of India? पता नहीं भाई, कौन? कई सारे हैं, अलीगढ़ भी है, देखिए गूगल पे Sir, सब। first residential university of India. ये आंसर आपको गूगल ही बता सकता है। यूजीसी नेट का और सीटेट का पैटर्न सेम ही रहता है? नहीं, क्यों सेम नहीं रहते? नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भारत का पहला रेसिडेंशियल है, नालंदा महाविहार। मतलब एंशियंट इंडिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल तो वही है। और अगर मॉडर्न इंडिया में देखें तो मॉडर्न में भी यही है, नालंदा ही है, नालंदा ही सबसे पहला। सीटेट और यूजीसी नेट का कोई तुलना है यार? यूजीसी नेट समंदर है, समंदर। सीटेट एक तालाब है, समझ रहे हैं? सीटेट इज लाइक अ पॉन्ड, यूजीसी नेट इज लाइक एन ओशन। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक का। यूजीसी नेट का क्वेश्चन का लेवल कहाँ रहता है, आपने एग्जाम नहीं दिया है लगता है। सीटेट तो एक मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे, मतलब 7-8 लेवल का क्वेश्चन आता है। नेट इज समथिंग डिफरेंट, उसका कोई सिमिलैरिटी नहीं है। नेट और सीटेट बोथ आर लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो बिल्कुल अलग एग्जाम है। नेट एंड सेट आर करेक्ट। सेट तो नेट है ना, दोनों का लेवल अलग है, सीटेट अलग चीज है। जी सीटेट क्या है? 8 क्लास तक सीटेट क्वालिफाई करने पे आप क्लास 8 तक का ना, ऐसा कुछ है, क्लास 8 तक का टीचिंग का ऑप्शन मिलते हैं, तो उसका लेवल भी वही होता है। खैर आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं, फिर हम लोग आगे और बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट, बाय। Okay, sir. Bye. Good night. थैंक नाइट सर, टेक केयर।